अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और उनका रिस्पांस टू द इमोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेचिंग, यानी कि इमोबिलाइजेशन का रिस्पांस किस पे, सॉफ्ट टिश्यू पे, और स्ट्रेचिंग का रिस्पांस सॉफ्ट टिश्यू पे क्या होगा ये हम देखेंगे आज। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मूव फ्रीली, ऑब्वियसली बॉडी की एबिलिटी है कि वो फ्रीली मूव करे, दैट इज विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड विद कंट्रोल ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटी, और रिस्ट्रिक्शन के बगैर और कंट्रोल होगा ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटी। और ये जो कंट्रोल होगा और जो मूव फ्रीली मूव कर रही होती है, ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन द पैसिव एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू पे और एज वेल एज एक्टिव न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पे। अब ये किस पे, पैसिव एक्सटेंसिबिलिटी और दूसरा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी बॉडी फ्रीली मूव कर रही है, ठीक है, और उसमें कंट्रोल है ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। अब क्या, मोशन इज नेसेसरी फॉर, सॉरी, the motion is necessary for the health of the tissue in the body. Motion obviously necessary होती है health of the tissue. As mentioned previously, the soft tissue that can become restricted and impair mobility are the muscle with their contractile and non-contractile element and various type of connective tissue. For example, tendon, ligament, joint, capsule, fascia and skin. अब यहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू रिस्ट्रिक्ट होंगे उनमें हमारे पास, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट होंगे तो मोबिलिटी इम्पेयर हो जाएगी। वो किस वजह से होती है, मसल के कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल एलिमेंट की वजह से। और डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू कौन से होंगे, टेंडन, लिगामेंट, जायंट, कैप्सूल और उसके साथ जो है फैशिया एंड स्किन। अच्छा, आगे हमारे पास फॉर द मोस्ट पार्ट decrease extensibility of the connective tissue, not the contractile element of the muscle tissue, is a primary cause of restricted range of motion in both healthy individual and patient with the impaired mobility as a result of injury, disease or surgery. अब जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसमें हमारे पास जो है में अगर डिक्रीज हुई एक्सटेंसिबिलिटी, वो हमारे पास जो है प्राइमरी काज होता है रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन में, किन में, जो बहुत हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं और जो इम्पेयर मोबिलिटी के पेशेंट है, क्योंकि उनमें इंजरी हो जाती है या डिजीज है सर्जरी की वजह से। पहले हमारे पास जो प्राइमरी काज होगा वो क्या होगा, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्राइमरी, वही जो है हमारे पास प्राइमरी काज होता है रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ द टिश्यू ऑफन अकम्पनी द इमोबिलाइजेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन जो है वो हमें दिख रही होती है जब आप इमोबिलाइजेशन कर रहे होते हो, तो इमोबिलाइजेशन पीरियड में आपको मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ टिश्यू मिल रही होती है। जैसे कि each type of soft tissue has a unique property that affect the response of immobilization and ability to regain extensibility after immobilization. अब उनमें जो सॉफ्ट टिश्यू है उनमें हमारे पास यूनिक क्वालिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका इफेक्ट जो इमोबिलाइजेशन पे है वो अलग होगा, और उनकी दोबारा से एक्सटेंसिबिलिटी को गेन करना आफ्टर द इमोबिलाइजेशन वो अलग तरीके से, यानी कि ये उनकी एक अलग इनकी नौयत होती है, यानी इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यानी कि इमोबिलाइजेशन के इफेक्ट के रिस्पांस में भी अलग करेंगे, और जब इमोबिलाइजेशन खत्म करेंगे उसके बाद दोबारा से वो रीगेन जब एक्सटेंसिबिलिटी करते हैं उनका अलग बिहेवियर, यानी कि उनकी अलग रिस्पांस होगा। जैसे कि when stretching procedure are applied to the soft tissue, जैसे ही आप स्ट्रेचिंग प्रोसीजर को अप्लाई करते हो सॉफ्ट टिश्यू पे, the direction, intensity यानी magnitude, duration and frequency of the stretch force as well as tissue temperature, tension and stiffness affect the response of various type of soft tissue, the outcome of the stretching program. अब आप स्ट्रेचिंग प्रोसीजर अप्लाई करते हो तो ये जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं रिस्पांस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू पे और आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग प्रोग्राम पे क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि उसी की वजह से क्या होगा, जो है या तो इनका सॉफ्ट टिश्यू का रिस्पांस चेंज होगा, या फिर अच्छा रिस्पांस भी दे सकते हैं, बुरा भी दे सकते हैं, और स्ट्रेचिंग प्रोग्राम जो है उसका पे अफेक्ट कर सकता है, वो उसका आउटकम अच्छा भी निकल सकता है और बुरा भी निकल सकता है। इसी तरह मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रैक्टाइल एंड नॉन कंट्रैक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो बहुत किसकी, कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल की, और न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्टाइल टिश्यू की, ठीक है, ये अफेक्ट कर रही होती है लेंथनिंग, टिश्यू लेंथनिंग को, ठीक है। और असाइड फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज देयर इज आल्सो सम थॉट दैट इंक्रीज एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मसल टेंडन यूनिट फॉलोइंग स्ट्रेचिंग इज रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सेंसेशन ऑफ स्ट्रेच। क्यों? क्योंकि जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे होते हो वहां पे इंक्रीज होगी एक्सटेंसिबिलिटी
एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द मस्कुलर टेंडन यूनिट की आफ्टर द स्ट्रेचिंग, ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, तो क्या होगा वहां पे सेंसेशन ऑफ द स्ट्रेच रिफ्लेक्ट, जो स्ट्रेच होता है उसकी मॉडिफिकेशन होती है। क्यों मॉडिफिकेशन होती है? जब आपने स्ट्रेच किया तो उसमें क्या होगा, एंड रेंज डिस्कम्फर्ट होगी। उसमें क्या होगा, सच एज एंड ऑनसेट ऑफ एंड रेंज डिस्कम्फर्ट, वो कौन परसीव कर रहा होता है? पेशेंट परसीव करेगा। तो आपको जो लेंथनिंग आपने जो प्रोसेस कर रहे थे उसकी जो सेंसेशन है वो चेंज हो जाएगी डिस्कम्फर्ट में। इस तरह ये भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है, अफेक्ट कर रहा होता है मैकेनिकली एंड जो न्यूरोफिजियोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा होता है इन द इधर टिश्यू की जो टिश्यू की रिस्पांस पे से साथ, और उसके साथ स्ट्रेचिंग का इफेक्ट उनके आउटकम पे इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द बायोमैकेनिकल एंड बायो chemical and neurophysiological response of the soft tissue is immobilization and remobilization is derived from the animal studies। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एनिमल स्टडी से ड्राइव हुई है, बट द एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच स्ट्रेचिंग प्रोसीजर प्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन टिश्यू इज स्टिल अनक्लियर। लेकिन कुछ स्टडी अभी रिसेंट हुई हैं उनमें क्योंकि उनमें क्या किया, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग यूज की ऑन द मस्कुलर टेंडन यूनिट ऑफ नॉन इन्वेसिव इन विवो स्टेट इन ह्यूमन have confirmation previous experiment on the tendon adaptability to stress using the isolated material। अब उससे क्या पता चला कि जो अभी हमने देखा कि जैसा ही आप स्ट्रेच करते हो तो उससे क्या होता है, मस्कुलर टेंडन यूनिट जो है उसकी सेंसिटेशन पे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो आपके पास स्ट्रेचिंग के आउटकम जो है वो भी वेरी कर रहे होते हैं और आपकी रिस्पांस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू भी वेरी हो रहा होता है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रॉपर्टी of the properties of these tissue and their response to immobilization and stretch is a base for selecting and applying the safest and most effective stretching procedure in the therapeutic exercise program for the patient with impaired mobility। तो क्योंकि हमने जब भी इन जो प्रॉपर्टीज हैं सॉफ्ट टिश्यू की और उनके रिस्पांस की मोबिलाइजेशन का क्या रिस्पांस होगा, तो जो स्ट्रेच है वो हमारे पास एक को हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि क्योंकि और उसको एक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि जो है ड्यूरिंग द इफेक्टिव स्ट्रेचिंग प्रोसीजर में ताकि जो पेशेंट जो हैं वो जिनको इम्पेयर मोबिलिटी है वो उनको जो है वो थेरेप्यूटिक यानी कि वो इम्पेयर मोबिलिटी उनमें कम से कम हो। ठीक है, when soft tissue is stretched, elastic and vasoelastic and plastic changes occur। जैसा ही soft tissue को आप stretch करते हो, elastic, vasoelastic और plastic changes occur हो रही होती हैं both contractile में और non contractile tissue में। ठीक है, elastic, vasoelastic and plastic changes both किसमें, contractile और non contractile tissue में। अच्छा, have elastic and plastic qualities, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनमें हमारे पास क्या होती हैं, कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल में इलास्टिक और प्लास्टिक क्वालिटीज होती हैं। हाउएवर जो नॉन कंट्रैक्टाइल टिश्यू हैं लेकिन जो हमारे पास नॉन कंट्रैक्टाइल एलिमेंट होते हैं, जो नॉन कंट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो जो है वेजोइलास्टिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। जो नॉन कंडक्टाइल होंगे वो वेजो इलास्टिक होंगे और जो लेकिन जो कंडक्टाइल होंगे उसमें हमारे पास इलास्टिक एंड प्लास्टिक क्वालिटी है और नॉन कंडक्टाइल जो होंगे वो हमारे पास इलास्टिक, प्लास्टिक एंड वेजो इलास्टिक तीनों प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू टू रिटर्न to its pre-stretch resting length directly after short duration stretch force has been removed। अब इलास्टिसिटी में क्या होता है, जब आप सॉफ्ट टिश्यू पे कोई भी आपने क्या किया, प्री स्ट्रेच आपने प्रेशर दिया, देन आपने जो है स्ट्रेच जो आपने प्रेशर हटाया तो वो जो है वो अपनी एग्जैक्टली थोड़ी ड्यूरेशन के बाद अपनी प्रीवियस फॉर्म में दोबारा से आ जाते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास वेजोइलास्टिसिटी। वेजोइलास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी, सॉफ्ट टिश्यू की। दैट इनिशियली रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन, सबसे पहले वो रेजिस्ट करते हैं कि भाई हमें डिफॉर्मेशन नहीं होना,
सच एज उनमें लेंथ चेंज होंगी ऑफ द टिश्यू व्हेन स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड। इफ द स्ट्रेच फोर्स इज सस्टेन, अगर आपने स्ट्रेच फोर्स को काफी वक्त लंबे वक्त के लिए रखा तो वेजो इलास्टिसिटी अलाउ टू चेंज इन द लेंथ ऑफ टिश्यू, थोड़ा सा वो क्या करेगी, लेंथ ऑफ टिश्यू चेंज करेगी, ठीक है। अब क्या होगा फिर, then enable the tissue to return gradually to its pre-stretch state after the stretch force has been removed। then वो क्या करेगी, allow करती है कि वो रिटर्न हो ग्रेजुअली प्री स्ट्रेच स्टेज में आफ्टर स्ट्रेच फोर्स, जब आप उसको रिमूव करते हो तब। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या होता है, प्लास्टिसिटी में क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ टेंडेंसी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू टू एज्यूम अ न्यू और ग्रेटर लेंथ आफ्टर द स्ट्रेच फोर्स हैज बीन रिमूव्ड। उसमें क्या होता है, ग्रेटर जो फोर्स है वो आपको ग्रेटर लेंथ मिल रही होती है प्लास्टिसिटी में। अब हम देख लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। कंट्रैक्टाइल टिश्यू जो होते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मसल जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं हमारे पास कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रैक्टिलिटी एंड इरिटेबिलिटी। जो कंट्रैक्टाइल होंगे वो इरिटेबल भी होंगे और कंट्रैक्टिलिटी भी, दोनों भी होगी इसमें, ठीक है। और जो नॉन कंट्रैक्टाइल एलिमेंट है, जो नॉन कंट्रैक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू है, इन एंड अराउंड द मसल हैज सेम प्रॉपर्टी as all connective tissue include ability to resist deforming force। उनमें कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है लेकिन उनमें जो है एबिलिटी टू रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये वाली भी जो प्रॉपर्टी होती है नॉन कंडक्टाइल एलिमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब द कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर विच एक्ट एज अ हार्नेस ऑफ द मसल आर द एंडोमोजियम। जो एंडोमाजियम है हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है जो सेपरेट करती है इंडिविजुअल मसल फाइबर को मायोफिब्रिल से। और इसी तरह हमारे पास पेरीमाजियम है विच इन केस द फाइबर बंडल एंड एपीमाजियम विच इन्वेलप द फेशिया शीथ अराउंड द इंटायर मसल्स। ये मसल्स की जो है जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है नॉन कंडक्टाइल। अच्छा, it is a connective tissue framework of the muscle that is primary source of muscle resistance to passive elongation। ये हमारे पास जो होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या होते हैं, रेजिस्टेंस टू द पैसिव स्ट्रेच। पैसिव स्ट्रेच से ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं, तो इसीलिए जो है ये हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ मसल रेजिस्टेंस होंगी टू द प्राइमरी टू द पैसिव elongation। when the contracture develop adhesion in and between the collagen fiber resist and restrict movement। अब क्या होगा, अगर इनमें क्या होगा, एडिशन डेवलप होती है बिटवीन द कोलेजन फाइबर, वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मूवमेंट को, ठीक हो गया। अच्छा, ये है हमारे पास मसल्स हैं, ये हमारे पास एक मसल है, इसका जो है आप देख रहे हो, ये जो है ये हमारे पास स्केलेटल मसल है, इसकी जो है मसल स्पेंडल्स बताए हुए इन्होंने, और ये हमने अभी बात कर रहे थे मसल के फाइबर्स हैं, और इसमें हमारे पास एंडोमाइजियम, पेरीमाइजियम एंड एपीमाइजियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रैक्टाइल एलिमेंट की। अब पहले हमने बात की थी नॉन कंट्रैक्टाइल एलिमेंट, अब हम बात करते हैं कंट्रैक्टाइल। इंडिविजुअल मसल हैं आर कंपोज ऑफ मेनी मसल फाइबर दैट लाई इन पैरेलल विद एन अदर। जो एक क्या होता है, लाई कर रहे होते हैं पैरेलल, एक दूसरे से के पैरेलल लाई कर रहे होते हैं ना। अ सिंगल मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मेनी मायोफिब्रिल, ढेर सारे मायोफिब्रिल्स उनमें होते हैं। ईच मायोफिब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सार्कोमेयर, विच लाई इन सीरीज एंड टू एंड, यानी ये एक है, इसके साथ दूसरा है, तीसरा, ये सीरीज में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, within the myofibril the sarcomere is the contractile unit of the myofibril and composed of overlapping myofilament of actin and myosin that form a cross bridge। ये क्या करते हैं, एक्टिन और मायोसिन के ओवरलैपिंग के जो है वो उस मायोफिब्रिल से बने होते हैं, जो क्या करते हैं आपस में क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर रहे होते हैं,
ठीक है। जो सार्कोमेयर हैं वो गिव अ मसल इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। व्हेन मोटर यूनिट स्टिमुलेट अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही मसल यूनिट स्टिमुलेट करेगा, मसल यूनिट स्टिमुलेट होगा, मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मोटर यूनिट स्टिमुलेट होगा तो मोटर क्या मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक्टिन मायोफिलामेंट जो होंगे स्लाइड करेंगे, एक गठे अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ स्लाइड करेंगे। एंड द मसल एक्टिवली शॉर्टन, तो मसल क्या ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। व्हेन मसल रिलैक्स द क्रॉस ब्रिज इज स्लाइड अपार्ट स्लाइटली, ठीक है। द मसल रिटर्न टू इट्स रेस्टिंग लेंथ, फिर मसल क्या होगा, अपनी रेस्टिंग लेंथ में वापस आ जाएगा। ये हम जो है अभी हमने देख के आए थे इमेज नंबर, ये यहाँ आप देख रहे हो, ये है हमारे पास इंडिविजुअल मसल, सिंगल मसल फाइबर, उसके अंदर सार्कोमेयर में हमारे पास ये सार्कोमेयर है, इसके अंदर हमारे पास फिलामेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट बेंड्स बने हुए हैं, जिसमें एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं। अच्छा, अब क्या होगा ड्यूरिंग स्ट्रेच, ड्यूरिंग पैसिव स्ट्रेच जब आपने स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच होंगे ना, तो एक्टिन मायोसिन जो है अपार्ट चले जाएंगे, अपार्ट हैं, स्ट्रेच में अपार्ट हैं। जब रिलैक्स होगा तो यानी अपनी नॉर्मल रेस्टिंग रेंज में, लेकिन कंट्रैक्शन दी तो ये आप एक दूसरे के साथ आ जाएंगे क्लोज टुगेदर, लेकिन कंट्रैक्शन होगी तो एक्टिन मायोसिन जो होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इलांगेशन मॉडल है, मायोफिलामेंट का मॉडल है जो स्लाइडिंग मॉडल कहलाता है। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रैक्टाइल लिगामेंट टू कंट्रैक्टाइल यूनिट टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइज। मैकेनिकल रिस्पांस क्या होगा जब किसका, कंट्रैक्टाइल यूनिट का टू स्ट्रेच या फिर इमोबिलाइजेशन के दौरान, क्योंकि हमारे पास जब भी आपने मोबिलाइजेशन किया या फिर स्ट्रेच किया तो जो टिश्यू है, कंट्रैक्टाइल यूनिट है, वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा होता है। देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस दैट अकर इवन टाइम इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द कंट्रैक्टाइल यूनिट, यानी सार्कोमेयर जो होगा उसमें क्या होगा, चेंजेस होंगी। इन द मसल, इफ द मसल इज स्ट्रेच ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इफ इट इज इमोबिलाइज्ड इन आइदर लेंथनिंग और शॉर्टनिंग पोजीशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड देन रीमोबिलाइज। अब यहाँ पे दो चीजें बन रही हैं, एक तो डिफरेंट जो है एनाटॉमिक, इसमें क्या होता है डिफरेंट चेंजेस अकर होती हैं, चाहे वो एनाटॉमिकली हो या फिर फिजियोलॉजिकली, जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे भी होंगी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे भी होंगी, किसके, कंट्रैक्टाइल यूनिट में। ठीक है, अब जो मसल जो है वो स्ट्रेच होगा एक्सरसाइज के दौरान उसमें भी, और अगर वो इमोबिलाइज है, चाहे वो लेंथन पोजीशन में हो या शॉर्टन पोजीशन में हो, उन पे और उसको देन फिर हमने रीमोबिलाइज किया, उन पे क्या होता है, इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे, ये सारी डिस्कशन हम देखेंगे कि ये चेंजेस किस तरह होती हैं। The contractile जो स्ट्रक्चर हैं इन एंड अराउंड द मसल आल्सो अफेक्ट द मसल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच एंड इमोबिलाइजेशन। दोज रिस्पॉन्स इन एडेप्टेशन जो है वो हम जो है इन नॉन कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर में देखें। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच, व्हेन मसल इज स्ट्रेच एंड एलोंगेटेड द स्ट्रेच फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू द मसल फाइबर वाया कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे हमारे पास एंडोमेजियम है या पेरीमेजियम है, उससे इन एंड अराउंड द फाइबर क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही होती है क्या, फोर्स। यहाँ पे हाइपोथेसाइज्ड हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो लिंक है वो जो नॉन कंडक्टाइल एलिमेंट में होता है से कंडक्टाइल एलिमेंट ऑफ द यूनिट में जो है में लिंक होता है किसके, और देन फिर जो सार्कोमेर है उसके में लिंक होता है, क्योंकि इसी की तरह क्या होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगी तो तभी जो है रिस्पांस करेंगे, स्ट्रेचिंग को रिस्पांस करेंगे। ड्यूरिंग पैसिव स्ट्रेच जब हम देते हैं, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल फोर्स ट्रांसडक्शन अकर, लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल फोर्स ट्रांसडक्शन होती है। ठीक है, व्हेन इनिशियल लेंथनिंग अकर इन द सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट कौन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। टेंशन राइज रैपिडली, उसमें फिर क्या होगा, टेंशन जो होगी क्या होगी, एकदम से राइज होगी। आफ्टर अ पॉइंट देयर इज अ मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन, एक पॉइंट आएगा जिसमें मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन होगी, उसमें क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस हो रही होती है बाय द न्यूरल और बायोकेमिकल चेंजेस। इस पॉइंट पे क्या होगी, क्योंकि न्यूरल और बायोकेमिकल चेंजेस होंगी तो क्या होगा, द क्रॉस ब्रिज ऑफ फिलामेंट्स स्लाइड अपार्ट एंड लीडिंग टू एब्रप्टली लेंथनिंग द सार्कोमेर। उसकी वजह से क्या होगा,
एब्रप्टली लेंदिंग द सार्कोमेर, सार्कोमेर को वो एब्रप्टली लेंथन करेगा, ठीक है, किसमें, ड्यूरिंग आप पैसिव स्ट्रेच की बात की ना हमने। अब हम सिंपली बात करें कि जैसे ही हमने लॉन्गिट्यूड, जैसे ही हमने पैसिव स्ट्रेच किया, लॉन्गिट्यूडनल होगा या फिर लैटरल फोर्स ट्रांसडक्शन हमने किया, उसमें क्या होता है, इनिशियल लेंदिंग कैसे करोगी, टेंशन अराइज होगी एकदम से। एक हमारे पास पॉइंट आता है जिसमें मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन होगी, किसकी, क्रॉस ब्रिजेस की। क्यों होती है, ड्यू टू न्यूरल और बायोमैकेनिकल चेंजेस हो रहे होते हैं उसमें, इसलिए। और एकदम से स्लाइड अपार्ट होगा फिलामेंट, और वहां पे एब्रप्टली लेंथनिंग होगी सार्कोमेर की। अब सम टाइम रेफर टू एज सार्कोमेर गिव, इसको समटाइम इसको हम कहेंगे सार्कोमेर गिव। व्हेन द स्ट्रेच फोर्स इज रिलीज्ड, जैसे ही आप स्ट्रेच फोर्स रिलीज करते हो, द इंडिविजुअल सार्कोमेर रिटर्न टू इट्स देयर रेस्टिंग लिंक, उसके बाद क्या होगा, जो सार्कोमेर क्या होगा, अपनी ओरिजिनल लेंथ में दोबारा आ जाता है, ठीक है। अब एक मसल की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी रिटर्न आ जाता है अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आफ्टर अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेच, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। आफ्टर लॉन्ग लास्टिंग अ परमानेंट, जब काफी लंबी स्ट्रेच है तो उसमें आपके पास वेजोलास्टिक या प्लास्टिक चेंजेस होंगी, उसके साथ क्या होता है, लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, और स्ट्रेच फोर्स मस्ट बी मेंटेन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आप स्ट्रेच फोर्स को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन करते हो। अच्छा, रिस्पांस टू इमोबिलाइजेशन एंड रीमोबिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी हो रही होती हैं, और डिफरेंट चेंजेस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जो भी मसल जो है इमोबिलाइज होगा फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मसल इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द फंक्शनल एक्टिविटी, और उसकी वजह से क्या होता है, जो फिजिकल स्ट्रेसेस जो प्लेस हो रही होती है मसल पे, वो सब्सटेंशियली डिमिनिश हो जाती हैं। तो उसी के नतीजे में हमारे पास जो डिके होता है कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का इमोबिलाइज मसल्स में, और उसके साथ मसल फाइबर का डायमीटर कम हो जाता है, नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स वो उनका नंबर, और इंटरमस्कुलर कैपिलरी डेंसिटी वो कम हो जाती है। उसकी वजह से हमारे पास द आउटकम क्या निकलता है, मसल की एट्रोफी और वीकनेस। वीकनेस क्या होती है, वीकनेस में क्या होता है, डिक्रीज फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द मसल जो है वो क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास क्या है, इमोबिलाइज मसल एट्रोफी में क्या होता है, जैसे ही इमोबिलाइज मसल एट्रोफी होगा तो उसमें फाइब्रस और फैटी टिश्यू जो होते हैं उनके अमाउंट ज्यादा होना शुरू हो जाता है इन द मसल, ठीक है। अब हमारे पास द कंपोजिशन ऑफ द मसल जो है वो जो कंपोजिशन ऑफ द मसल जो है वो अफेक्ट हो रही होती है इट्स रिस्पांस टू इमोबिलाइजेशन, क्योंकि जैसा ही एट्रोफी अकर होगी, लेकिन जो एट्रोफी अकर किस में होती है, मोर क्विकली, बहुत जल्दी किस में होती है एट्रोफी, जो एक्सेसिव और जल्दी क्विकली और एक्सेसिव लेकिन में होती है टोनिक यानी स्लो ट्विच मसल फाइबर, या जिनको हम टोनिक पोस्टरल मसल होंगे उन फाइबर में, देना फेजिक मसल यानी फास्ट ट्विच। जो स्लो ट्विच वाले मसल्स होते हैं ना, ये जो पोस्टरल मसल्स हैं जो टोनिक होते हैं, जो उनमें जो है बहुत ज्यादा हमें क्या आएगी, एट्रोफी मिलेगी एज कम्पेयर टू फेजिक मसल में जो फास्ट ट्विच फाइबर है उनमें, उनके कंपैरिजन में। और ड्यूरेशन एंड पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन भी इफेक्ट कर रही होती है एक्सटेंट ऑफ एट्रोफी पे एंड द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, और उसके साथ जो है पावर भी कम हो रहा होता है और स्ट्रेंथ भी लॉस हो रही होती है, सॉरी स्ट्रेंथ एंड पावर दोनों लॉस हो रही होती है। The longer the duration of immobilization, the greater the atrophy of the muscle and loss the functional strength. उसके मतलब ज्यादा लंबे अरसे तक इमोबिलाइजेशन होगी तो ज्यादा ही एट्रोफी होगी, और इसी तरह ज्यादा फंक्शनल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। इसी तरह एट्रोफी कैन बिगिन विद इन एज लिटल एज अ फ्यू डेज टू वीक, यानी कि वो कुछ दिनों से लेके में स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है, से लेके वीक तक चली जाती है, यानी जो एट्रोफी होती है। Not only is there a decrease in cross-sectional size of the muscle over a time, and even more significant deterioration in the motor unit recruitment occur as reflected by the electromyograph activity. तो हम सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मसल फाइबर का वो ओवर टाइम से हमें डिक्रीज दिख रहा है, बल्कि वहां पे सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन हो रही होती है मोटर जो यूनिट रिक्रूटमेंट है वहां पे भी, क्योंकि वो हम देखते हैं ईएमजी एक्टिविटी में, ठीक है। बोथ जो कंप्रोमाइज द फोर्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द मसल, इसकी वजह से जो है क्या होगा, कंप्रोमाइज हो रही होती है फोर्स प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द मसल। नेक्स्ट है, जब आपने इमोबिलाइज किया इन अ शॉर्टेंड पोजीशन में तो क्या होता है, एज अ डॉक्यूमेंटेड इन एनिमल मॉडल व्हेन द मसल इज इमोबिलाइज्ड इन अ शॉर्टेंड पोजीशन फॉर अ सेवरल वीक, काफी अर्से तक शॉर्टेंड पोजीशन में आपने रखा,
which is often necessary after the fracture or surgical repair of the muscle tear and the tendon rupture. There is a reduction in the length of muscle and its fiber and in number of sarcomere in a series within the myofibril result in sarcomere एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, इसमें रिडक्शन हो जाएगी लेंथ ऑफ द मसल की, नंबर ऑफ सार्कोमेर जो सीरीज में होंगे उनकी, और विद इन द मायोफिब्रल्स में। इससे क्या होता है, सार्कोमेर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। This absorption occur at a fastest rate than the muscle ability to regenerate sarcomere in the attempt to restore itself। ये जो absorption है ये faster rate में होती है as compared to sarcomere regenerate हो, क्योंकि एक पीरियड होता है ना जिसमें आपका सार्कोमेर इधर से जो है वो अगर कम हो रहे हैं तो इधर से रीजनरेट होते हैं, लेकिन ये फास्टेस्ट रेट से जो है डिजनरेशन हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, और सार्कोमेर बहुत लेट जो है रिस्टोर होते हैं। दिस डिक्रीज इन ओवरऑल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर एंड देयर इन मसल फाइबर एंड देयर इन सीरीज सार्कोमेर जो होगे क्या होगा, लेंथ भी कम हो जाएगी और सारे इन सीरीज में उनकी जो डिक्रीज हो जाएगी उनकी लेंथ। ठीक है, इन टर्न द कंट्रीब्यूट टू द मसल एट्रोफी एंड वीकनेस, उसकी वजह से मसल एट्रोफी हो जाएगी और वीकनेस होगी। इट आल्सो बीन सजेस्ट दैट द मसल इमोबिलाइज इन अ शॉर्टेन पोजीशन एट्रोफी एंड वीकनेस एट अ फास्टेस्ट रेट देन इट इज हेल्ड इन लेंथेन पोजीशन ओवर द टाइम। लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है, देखो यहाँ पे अगर आपका मसल शॉर्ट एंड पोजीशन पे रहेगा तो वो बहुत जल्दी एट्रोफी में चला जाएगा और वीकनेस भी उसमें होगी ज्यादा तेजी से। देयर इज अ शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब क्या होता है, जब आप लेंथ टेंशन रिलेशनशिप देखते हो ना, उसमें क्या होता है, देयर इज अ शिफ्ट टू द लेफ्ट इन द लेंथ टेंशन कर्व ऑफ द शॉर्ट एंड मसल। अब इसमें क्या होता है, टेंशन कर्व जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट साइड नहीं होता, वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, विच डिक्रीज द मसल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टेंशन। उससे क्या वो वहां पे आपको पता चल रहा है कि मसल की कैपेसिटी नहीं है कि वो मैक्सिमम टेंशन जनरेट करे, और एट इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ, अपनी नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ में एज इट कंट्रैक्ट, जैसा ही वो कंट्रैक्ट होते हैं। अब क्या होता है हमारे पास, द इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड सबक्यूटेनियस फेट्स इन द मसल दैट अकर विद मोबिलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द shortened muscle but may also serve to protect the weakened muscle when stretch। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास आपने देखा कि जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, जो सार्कोमेर वाला जो कंट्रैक्टाइल पार्ट है, वो क्या होगा, वो हमारे पास खत्म हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, मतलब उसकी जो टिश्यू है वो खत्म हो रहे हैं। तो उसकी वजह, उसके अपोजिट में इंक्रीज प्रोपोर्शन किसका होगा, फैटी टिश्यू का, वो फाइब्रस टिश्यू का और सबक्यूटेनियस फेट का होगा। वो क्या कर रही होती है, इमोबिलाइजेशन के दौरान जो है डिक्रीज कर रही होती है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द शॉर्ट एंड मसल की। ये इंपॉर्टेंट भी होता है ये क्योंकि ये प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, जब क्योंकि मसल वीक हुआ है, जब आप स्ट्रेच करते हो तो ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ताकि मसल को ओवर स्ट्रेच ना करे और वो फ्रैक्चर मतलब वो टीयर की तरफ ना जाए। ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास इमोबिलाइजेशन इन द लेंथन पोजीशन। समटाइम a limb is immobilized in a position of a maximum available length for a prolonged period of time. This occur with some surgical procedures such as limb lengthening and एप्लीकेशन ऑफ सीरीज ऑफ पोजिशनल कास्टिंग, यानी सीरियल कास्टिंग करने के लिए, एंड द यूज ऑफ डायनेमिक स्प्लिंट एंड स्ट्रेचिंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्चर एंड इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। तो आप क्या करते हो, लेंथिंग के में आप इमोबिलाइज रख देते हो किसी भी पार्ट को ऑफ सेगमेंट को। देन क्या है, देयर इज सम एविडेंस दैट ऑफ द एनिमल मॉडल, एनिमल मॉडल में क्या था, बट वेरी लिमिटेड एविडेंस इन्वॉल्विंग द ह्यूमन स्केलेटल मसल को इन्वॉल्व किया हुआ है। इसमें उन्होंने सजेस्ट किया इफ द मसल इज हेल्ड इन द लेंथन पोजीशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, काफी लंबे अरसे तक वो अपने रखा हुआ है, it adapt by increasing the number of sarcomere। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ sarcomere इंक्रीज होगा सीरीज में, sometime referred as neurofibrinogenesis, सॉरी मायोफिब्रोजेनेसिस। उसमें मायोफिब्रोजेनेसिस यानी कि ज्यादा सार्कोमेर की सीरीज में बढ़ते जाए। It is theorized that sarcomere number addition occur to maintain the greater functional overlap of actin and myosin filament in the muscle। ये theoretically है कि जो नंबर ऑफ एडिशन तब हुए क्योंकि वो मेंटेन करें ग्रेटर फंक्शनल जो ओवरलैप हुआ है एक्शन मायोसिन फिलामेंट का उन मसल में, उनका जो फंक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर इन may lead to relatively permanent form of permanent या plastic form of muscle lengthening if newly gained length is used on the regular basis on functional activity। अगर आप उसको फंक्शनल एक्टिविटी में लेके जाते हो तो relatively permanent physic form of muscle lengthening हो जाती है।
the minimum time framework necessary for stretch muscle fiber to become a longer muscle by adding the sarcomere in series is not known. हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि कितने टाइम में जो है वो सार्कोमेर ऐड होता है. एनिमल स्टडी में रिपोर्ट किया गया इंक्रीज मसल लेंथ एज अ रिजल्ट ऑफ सार्कोमेर नंबर एडिशन. द स्ट्रेच मसल वाल कंटिन्यूसली इमोबिलाइज्ड इन लेंथन स्टेज फॉर सेवरल वीक. काफी वीक तक आप रखोगे तब होती है. देयर इज ऑफन स्पेकुलेशन इन द क्लिनिकल सेटिंग rather than डायरेक्ट एविडेंस. स्पेकुलेशन है क्लिनिकल सेटिंग में, डायरेक्ट एविडेंस में नहीं है कि दैट सेम प्रोसेस अकर एंड कंट्रीब्यूट टू गेन द मसल इन लेंथ इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई बाय इंक्रीजिंग इन जॉइंट रेंज ऑफ मोशन. जो हम इनडायरेक्टली देख रहे होते हैं कि आपने स्ट्रेचिंग करवाया उसके बाद आपके पास रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज है. फॉलोइंग यूजिंग अ सीरियल कास्ट से, डायनामिक स्प्लिंट से, या परहैप्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. हम नॉर्मली हमें पता है हम जब स्ट्रेचिंग करते हैं सीरियल कास्ट अपनाते हैं तो उससे हमें पता हो रहा था कि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हुई. इसका मतलब है जो मसल की लेंथ भी इंक्रीज हुई होगी. हाउएवर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ सार्कोमेर एडेप्टेशन इन ह्यूमन स्केलेटन रिसेंटली वाज रिपोर्टेड. एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट है उसमें रिपोर्ट किया गया कि कंटिन्यूस लिम्ब डिस्ट्रक्शन जो है वो अगर आप करते हो ताकि लिम्ब लेंथनिंग हो किसकी, पेशेंट जिनकी में फीमर का जो लेंथनिंग नहीं थी तो फीमर की लेंथनिंग हो जाती है अगर आप लॉन्ग टर्म इसको रखते हो तो. इसमें क्या है, द एडेप्टेशन ऑफ कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल, ये में क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सार्कोमेर टू प्रोलॉन्ग पोजीशनिंग इन आइदर लेंथनिंग या शॉर्टेन पोजीशन इज ट्रांजिएंट है. lasting only 3 to 5 week if the muscle is resumed is pre-mobilization use या फिर degree of lengthening for the functional activity. और इसी तरह क्लिनिकल सिचुएशन जो है दिस इज अंडरस्कोर द नीड फॉर पेशेंट टू यूज फुल रेंज ऑफ मोशन ड्यूरिंग वैरायटी ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी टू मेंटेन द स्ट्रेच इंड्यूस गेन इन मसल एक्सटेंसिबिलिटी एंड द जॉइंट रेंज.